एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी कमजोरी हो और धोखाधड़ी काबिल तारीफ। जब जासूसों और दहशतगर्दों का बेरहम माफिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करता है, तो एक नौजवान जो पुलिस के लिए मतलूब, वांटेड, इंटेलिजेंस की नजर में दहशतगर्द, कौम के लिए गद्दार, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, जब उसे कहा गया कि मुल्क से गद्दारी करो और अपनी जान बचा लो, तो वो इनकार कर देता है। Let's find him. और उन्हीं गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन करार पाने के बावजूद वो अपनी कौम की इकलौती उम्मीद बन जाता है। अपनी आज़ादी से बढ़कर किसी मकसद के लिए लड़ने वाला, मुल्क दुश्मनों को खत्म करने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला बाजीगर। ग्लोरिया और तैमूर कमरे में दाखिल हुए। ग्लोरिया का मूड ऑफ था। मैंने हंसकर तैमूर से पूछा, ये ग्लोरिया के चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? उसके कुछ कहने से पहले ही ग्लोरिया फट पड़ी। बोली, वो जाहिल अली मुराद आखिर खुद को समझता क्या है? मेरे मना करने के बावजूद उसने जोनाथन की टांग में पेवेस्ट गोली निकाल दी और अब उसकी बैंडेज कर रहा है। क्या वो सिर्फ तुम्हारा हुक्म मानने का पाबंद है? मैंने हंसकर कहा, मुलाजिम तो वो मेरा भी नहीं है, मगर ये लोग औरत की हाकमियत को बर्दाश्त नहीं करते। मेरा हुक्म भी वो महज इसलिए मानता है कि मैं नासिर का दोस्त हूँ। ये लोग अपने वडेरों और सरदारों के लिए जानें भी कुर्बान कर देते हैं। उसे महज ये लालच है कि हमारे जरिए वो नासिर के कातिलों तक पहुंच जाएगा। ग्लोरिया बोली, उस अहमक को यही समझा रही थी कि जिस आदमी की खिदमत कर रहा है वो आदमी नासिर के कातिलों का दोस्त है। उसकी खिदमत करके वो सांप को दूध पिला रहा है। उसने जवाब दिया कि दुश्मन जब तक कमजोर हो उससे लड़ने का मजा नहीं आता। ग्लोरिया का लहजा ऐसा जला कटा था जैसे किसी कामचोर नौकर की शिकायत कर रही हो। मुझे उसके अंदाज पर हंसी आ गई। तैमूर भी हंसने लगा। इस पर ग्लोरिया चिढ़ गई और भिन्ना कर बोली, तुम लोग दांत निकाल रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि जोनाथन कितना मक्कार और खतरनाक दुश्मन है? तैमूर ने कहा, ग्लोरिया ठीक कह रही है। जोनाथन यूं ही चलने फिरने के काबिल हुआ वो सबसे पहले तुम्हारे गले पर छुरी फिरेगा। वो ये भी भूल जाएगा कि तुमने उसे मौत के मुंह से निकाला था। मैंने कनखियों से ग्लोरिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या समझते हो कि वो मौत के मुंह से निकल गया है? ग्लोरिया तड़क कर बोली, तो फिर उसकी खिदमत करने का मकसद क्या है? मैंने कहा, मैं जोनाथन से काम लेना चाहता हूँ। अभी तो वो कुछ करने के काबिल ही नहीं है। ग्लोरिया ने मुंह बनाकर बोला, किसी काबिल होते ही वो सबसे पहले तुम्हारा काम तमाम करेगा। मैं भी चिढ़ गया। मैंने कहा, मैं कोई भेड़ का बच्चा नहीं हूं कि आंखें बंद करके उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। ग्लोरिया ने संजीदगी से कहा, एक बात तो तय है, अगर तुमने जोनाथन को छोड़ा तो मैं भी तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। मुझे हंसी आ गई। मैंने हंसते हुए से कहा, तुमने सुना नहीं जोनाथन क्या कह रहा था कि अगर कामरान और तैमूर ना होते तो? तभी मैं बेख्तियार नीचे झुक गया क्योंकि ग्लोरिया ने वहां रखा हुआ एस्ट्रे मुझ पर खींच मारा। शीशे का मजबूत एस्ट्रे दीवार से टकरा कर किरची किरची हो गया। मैंने तैमूर से कहा, अबे यार, ये तो बिल्कुल ही पागल हुई जा रही है। फिर ग्लोरिया को मुखातिब क्या कहा, अपना मुंह तो सीधा करो। हसीन लड़कियां मुंह बिगाड़ कर बैठें तो बहुत मजे का खेज लगती हैं। मैंने कहा, मैं कब छोड़ रहा हूँ जोनाथन को? तैमूर ने कहा, अब जरा काम की बात करें। मेरा ख्याल है कि हम इंतजार करने की बजाय जोनाथन के बकिया आदमियों को ठिकाने लगा देते हैं। मैं एक मरतबा फिर जोनाथन की तरफ गया। वो हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून दिखाई दे रहा था और मजे से सिगरेट के कश लगा रहा था। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया, मुमकिन है हट पर मारे जाने वाले दोनों आदमी जोनाथन के साथी हों और वो हमसे कह रहा हो कि वो किराए के आदमी थे। मुझे देखकर जोनाथन ने कहा, हो सके तो मुझ पर एक मेहरबानी और कर दो, अगर थोड़ी सी विस्की मिल जाए तो। मैंने मुंह बनाकर कहा, मैं तो तुम पर अभी तक मेहरबानियां ही कर रहा हूं, मगर तुम मुसलसल झूठ बोल रहे हो। वो हैरानी से बोला, इस वक्त तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैंने यूं ही अंधेरे में तीर फेंका, कहा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि सैंडस्पिट पर मरने वाले किराए के आदमी थे? मुझे अभी फर्डिनेंड ने बताया है कि वो उन आदमियों में से थे जो तुम्हारे साथ आए हैं। वो हैरतज़दा अंदाज में उठकर बैठ गया और बोला, फर्डिनेंड की ब्रेन वॉशिंग कर दी है क्या तुम लोगों ने, या उसका जहन मफलूज कर दिया है जो वो हर बात तुम्हें बताने पर तुल गया है? मुझे भी बताओ, तुमने उसे ट्रांस में कैसे ले लिया? क्या तुम में से कोई टेलीपैथी जानता है? मैंने उसे टोक दिया, कहा, बातें मत बनाओ जोनाथन, तुमने मुझसे झूठ बोला था। वो बोला, मुझे अंदाजा नहीं था कि फर्डिनेंड ये बात भी तुम्हें बता देगा। हाँ, वो दोनों मेरे साथी थे। फर्डिनेंड समेत 5 आदमी यहाँ आए थे। उनमें से 2 तुम्हारे कब्जे में हैं और 2 मारे गए हैं। अब सिर्फ एक आदमी बाकी रह गया है।
यही सूरत हाल रही तो वो भी मारा जाएगा और हम सब की मौत का जिम्मेदार फर्डिनेंड होगा। मैंने कहा, जो आदमी बाकी रह गया है तुम उसका हुलिया बता दो, मैं खुद उससे निमट लूंगा। जॉनथन ने कहा, तुम निमट सकते हो। उसका नाम जैक है। मेरी और फर्डिनेंड की तरह वो भी शहजोर है। हुक्म मिले तो वो मजबूत दरख्त उखाड़ फेंके, मगर उसमें जहानत की कमी है। बिल्कुल अहमक तो नहीं है, मगर फर्डिनेंड की तरह जीनियस भी नहीं है। वो आसानी से तुम्हारे काबू में आ जाएगा। मैंने पूछा, फर्डिनेंड के बाद तंजीम यहाँ किसे भेज सकती है? वो बोला, इस सिलसिले में मैं क्या कह सकता हूँ, मुमकिन है फर्डिनेंड वाकिफ हो। मैं उठकर कमरे से बाहर आ गया। खुदा डीनू और अली मुराद बरामदे में खड़े किसी बात पर बहस कर रहे थे। मैंने इशारे से खुदा डीनू को अपने पास बुलाया और उससे कहा, हमारे जाने के बाद जॉनथन का खास ख्याल रखना। दूसरा आदमी तो खैर चलने फिरने से माजूर है, मगर ये जॉनथन यहाँ से फरार की कोशिश कर सकता है। खुदा डीनू ने कहा, आप बेफिक्र होके जाओ साईं। फर्डिनेंड और जॉनथन दोनों कमरे से बाहर नहीं निकल सकते साईं। खास तौर पर ये जॉनथन तो मेरे सामने दरवाजे तक भी नहीं आएगा। मैंने उसे मुखातिब क्या कहा, अली मुराद, तुम और तैमूर वहां चले जाओ, मेरा वहां जाना मुनासिब नहीं है। अली मुराद ने कहा, जैसे आपकी मर्जी साईं। मैंने खुदा डीनू से कहा, तैमूर को बुलाओ। वो फौरन ही तैमूर को बुला लाया। रात भर की भाग दौड़ से वो थका थका और मुजमहिल दिखाई दे रहा था। मैं खुद भी बुरी तरह थक गया था। तैमूर मेरे मुकाबले में इस लिहाज से बेहतर था कि उसने सिर्फ भाग दौड़ की थी, उस पर किसी ने तशद्दुद नहीं किया था। मेरा तो जोड़ जोड़ हिला दिया था उस मरदूद जॉनथन ने। मैंने तैमूर से कहा, जॉनथन ने हमसे झूठ बोला था कि सैंड स्पिट पर मरने वाले किराए के गुंडे थे। वो दोनों जॉनथन के साथी थे। अब उनका सिर्फ एक आदमी जैक बाकी रह गया था। वो अभी उसी होटल में मुकीम होगा। तुम और अली मुराद जाके उसे ले आओ। मैं फौरी तौर पर तुम्हें वहां ना भेजता, मगर उसे आज ही गिरफ्तार करना या जान से मारना है, वरना वो फर्डिनेंड के दिए हुए असाइनमेंट पर अमल कर बैठता। वो यही समझ रहा होगा कि उसके बकिया साथी जॉनथन समेत फर्डिनेंड के साथ हैं। तैमूर ने पूछा, तो क्या हम लोग अभी निकल जाएं? मैंने कहा, हाँ, फौरन चले जाओ और उस आदमी का फौरी तौर पर कोई बंदोबस्त करके आओ। फिर मैं जरा तवक्कुफ के बाद बोला, दिन निकल आया है, इसलिए एक 5 स्टार होटल से किसी भी बंदे को यूं उठा लाना कोई हंसी खेल नहीं है। तुम लोग उसे वहीं खत्म करने की कोशिश करना। उन दोनों के जाने के बाद मैंने ग्लोरिया को तलाश किया तो मालूम हुआ कि वो सोने के लिए लेट गई है। मैंने भी कुछ देर सोने का इरादा किया और खुदा डीनू को बुलाकर हिदायत की कि जॉनथन के कमरे के बाहर राइफल लेकर बैठ जाओ। वो अगर बाहर निकलने की कोशिश करे तो बेदरेग उसे गोली मार देना। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। मेरी गर्दन में उस वक्त कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही थी। मैंने खुदा डीनू से कहा, पहले वो फर्स्ट एड बक्स मेरे कमरे में पहुंचा दो। उस मरदूद जॉनथन ने मेरी गर्दन की खाल उधेड़ दी है। मैं कमरे में जाकर आंखें बंद करके लेट गया। फिर शायद मुझे नींद आ गई। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर कोई ठंडी चीज मल दी हो। जिल्द में होने वाली सोजिश एकदम कम हो गई। मैं यूं ही आंखें बंद किए पड़ा रहा। फिर कोई नर्मो नाजुक उंगलियों से मेरी गर्दन पर मसाज करने लगा। मैंने घबराकर आंखें खोल दी। कमरे में अंधेरा था, मगर इतना भी नहीं था कि मैं ग्लोरिया को ना पहचान सकता। मैंने हैरत से उसे देखा और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और सरगोशी में बोली, कामरान, तुम वाकई इतने अनजान हो या पोज करते हो? मैंने तशवीश से कहा, बात क्या है ग्लोरिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा ख्याल था कि अली मुराद फर्डिनेंड के लिए विस्की लाया होगा। उसमें से ग्लोरिया ने भी चढ़ा ली होगी। वो ख्वाबीदा लहजे में बोली, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। उसकी पूरी शख्सियत ही बदल कर रह गई थी। किसी तरफ से भी नहीं लग रहा था कि ये वही ग्लोरिया है जिसके नाम से मुजरिमों की एक बैनुल-अक़वामी तंजीम के बड़े खौफजदा हैं। मैंने घबरा कर कहा, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही ग्लोरिया। उसने लहरा कर कहा, तुम क्या समझते हो मैं नशे में हूँ? मैंने पी है, मगर मैं इतनी कभी नहीं पीती कि आपे से बाहर हो जाऊं। मैंने हंसकर कहा, तुम्हारी बातें बेरब्त हैं। आपे से बाहर और कैसे होते हैं? उसने मुझे प्यार से छिड़का। बोली, अच्छा खामोश रहो, गर्दन पर दवा लगवा लो। उस मरदूद जॉनथन ने तुम्हारी गर्दन पर सिगरेट मसले और तुम उसकी तीमारदारी कर रहे थे। मैंने हंसकर कहा, इसलिए कि मैं भी उसकी गर्दन पर सिगरेट मसल सकूं। वो बोली, तुम दूसरे मर्दों से बहुत मुख्तलिफ हो कामरान। वो फिर पटड़ी से उतरने लगी। बोली, अब तक जो भी मिला उसने मुझे औरत समझा, सिर्फ औरत, मगर तुमने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैंने हैरत से कहा, नहीं देखा? चलो अब देख लेता हूँ। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। उसने फिर मुझे छिड़क दिया। बोली, बको मत, तुम भी समझ रहे हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने पूछा, क्या कहना चाह रही हूँ? उसने अचानक कहा, आई लाइक यू कामरान। उसने मेरी तरफ बढ़ना चाहा। मैं बौखला कर उठ बैठा। मैंने कहा, तुम क्यों मेरा अखलाक तबाह करने के दर पे हो? जाओ अच्छी बच्चियों की तरह सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मैं जरा एक नींद ले लूं, फिर इस मौजू पर बात करेंगे। वो बुरा मानकर बोली, चुगत हो तुम,
और गुस्से में लहराती बल खाती वहां से चली गई। मैं देर तक ग्लोरिया की इस बात पर गौर करता रहा कि वो मुझे बेवकूफ बना रही थी या वाकई संजीदा थी। मैंने उसे कभी उस नजर से देखा ही नहीं था। यूं वो इंतहाई हसीन लड़की थी, कोई भी नौजवान उसकी आरज़ू कर सकता था, मगर मैं जानता था कि वो जितनी हसीन है उतनी ही खतरनाक भी है। मैं देर तक इस बात पर गौर करता रहा, फिर न जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई। मेरी आंख खुली तो दिन खासा ढल चुका था। मैंने रिस्ट वॉच पर निगाह डाली, उसमें 4:30 बज रहे थे। मैं जल्दी से उठ बैठा। कमरे के साथ अटैच बाथरूम था। मैं बाथरूम में घुसा। शावर लेते हुए मुझे जोनाथन का ख्याल आया। जोनाथन बहुत मक्कार और चालबाज आदमी था। खुदा डीनू इतनी देर उसकी निगरानी नहीं कर सकता था। फिर मुझे अली मुराद और तैमूर का ख्याल आया। वो दोनों एक अहम मिशन पर गए थे, न जाने वापस आए थे या नहीं। मैं जल्दी जल्दी बाथरूम से निकला और तौलिए से बाल खुश्क करता हुआ उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां जोनाथन को रखा गया था। कॉरिडोर में निकलते ही मुझे ग्लोरिया दिखाई थी। उसकी पेशानी और होंठों से खून बह रहा था और वो थकी थकी निढाल सी दिखाई दे रही थी। मैं लपक कर उसके पास पहुंचा। कहा, क्या हुआ ग्लोरिया? उसने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हें बहुत शौक है ना अपने दुश्मनों की खिदमत करने का, और करो खिदमत। अगर इस वक्त मैं मौजूद ना होती या तुम्हारी तरह घोड़े बेचकर सो रही होती तो हम में से कोई भी जिंदा ना होता। मैं झुंझला गया। मैंने कहा, साफ साफ बात करो ग्लोरिया, पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? वो बोली, साफ साफ बात यह है कि तुम्हारे मेहमान जोनाथन ने खुदा डीनू को हलाक कर दिया है। अगर मैं ऐन वक्त पर वहां न पहुंच जाती तो जोनाथन मुझे। मैं चीख कर बोला, कैसे हलाक कर दिया है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, नहीं, तुम उसका इलाज करवाओ, उसकी खिदमत करो, उसके आराम और आसाइश का ख्याल रखो। ग्लोरिया तंज करते हुए बोली, ताकि वो सेहतमंद होकर सबसे पहले तुम्हारी गर्दन मरोड़ दे। मैंने कहा, मैं पूछ रहा हूं कि उसने खुदा डीनू को कैसे हलाक किया। वो बोली, उसका जवाब तुम्हें खुदा डीनू दे सकता है या फिर जोनाथन। जब मैं उसके कमरे में पहुंची तो खुदा डीनू की गर्दन जोनाथन के कब्जे में थी और वो पूरी कुव्वत से उसका गला दबा रहा था। मैं उस वक्त बिल्कुल खाली हाथ थी, इसलिए और तो कुछ ना सूझा। जोनाथन के सरहाने विस्की की एक खाली बोतल थी। मैंने झपट कर वही उठा ली और पूरी कुव्वत से उसके सर पर दे मारी। चोट खाने के बाद उसने खुदा डीनू को एक तरफ फेंक दिया और मुझ पर हमलावर हुआ। उसके नजदीक फर्श पर ग्लास भी रखा था। उसने वो ग्लास मुझ पे खींच मारा। बचते बचते भी ग्लास मेरी पेशानी पर उचटता हुआ लगा। उसने अपनी जख्मी पेशानी पर हाथ फेरा, फिर जरा तवक्कुफ के बाद बोली। फिर उसने मेरे मुंह पर किक मारने की कोशिश की। किस्मत ही थी कि उसकी लात भी उचटती हुई पड़ी, मगर इससे मेरा ऊपरी होंठ जख्मी हो गया। मैंने कलाबाजी खाई और बोतल से दोबारा उसके सर पर वार किया। दूसरा वार कारी था। उससे न सिर्फ बोतल टूट गई बल्कि वो भी बेहोश हो गया। मैंने पूछा, और खुदा डीनू? मेरा जहन मफलूज होकर रह गया था। मैं जोनाथन के कमरे में जाकर सूरत हाल का जायजा लेने की बजाय ग्लोरिया से सवाल जवाब कर रहा था। उसने कमरे की तरफ इशारा किया, बोली, खुदा डीनू मर चुका है, तुम जाकर देख लो। मैंने जेब से अपना पिस्टल निकाला और कमरे की तरफ बढ़ा तो ग्लोरिया ने मेरे साथ ही कमरे में दाखिल होना चाहा। कमरे में घुसते ही मैं बिजली की सी तेजी से बैठ गया, वरना जोनाथन मेरा भी काम तमाम कर देता। बस मुझे एक साया सा झपटता हुआ महसूस हुआ और मैं गैर शऊरी तौर पर नीचे बैठ गया। जोनाथन ने मुझ पर टूटी हुई उस बोतल से हमला किया था जो शायद ग्लोरिया ने उसके सर पर तोड़ी थी। टूटने के बाद वो बोतल खौफनाक हथियार में तब्दील हो गई थी। मेरी जिंदगी ही थी जो मैं उसके वार से बच गया, वरना बोतल का नोकीला सिरा मेरे सीने में पैवस्त हो जाता। जोनाथन अपने ही जोर में मुझसे टकरा गया। मेरा सर उसकी जख्मी रान से टकराया तो वो अजियतनाक अंदाज में कराह कर रह गया। उसके हौसले की दाद देने को दिल चाहा। वो संभल कर पलटा, मगर अब मैं उसे कोई मौका नहीं देना चाहता था। मैंने बैठे ही बैठे उसके पेट में पूरी कुव्वत से लात मारी। वो उलट कर गिरा तो मैंने उसे लातों पर रख लिया। जरा सी देर में वो फिर बेहोश हो गया। उसके सामने के कई दांत मेरी लातों से टूट गए थे। चेहरा खून में तर था। उसके सर से भी खून बह रहा था। सर का वो जख्म उसे बोतल से लगा होगा। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाईं। कमरे में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे उसे बांधा जाता। मैं उसे उसी हाल में छोड़कर खुदा डीनू की तरफ बढ़ा। उसकी जबान बाहर को निकली हुई थी और आंखें उबल पड़ी थी। मैंने उसकी नब्ज देखी तो मुझे खुशगवार सी हैरत हुई। उसकी नब्ज बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। मैंने चीख कर कहा, ये जिंदा है ग्लोरिया, जल्दी से पानी लाओ। ग्लोरिया जोनाथन के बेहोश होने के बाद कमरे में आ गई थी। वो पानी लेने के लिए दौड़ गई। मैं मसनूई तनफ्फुस के जरिए खुदा डीनू का सांस बहाल करने की कोशिश करने लगा। उसमें आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के आसार पैदा हो रहे थे। मैं नरम हाथों से उसकी गर्दन पर मसाज करने लगा। ग्लोरिया पानी का भरा हुआ जग और ग्लास लेकर आई। मैंने उसके मुंह पर छींटे मारे। उसकी पलकें लरजने लगीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने आंखें खोल दी और तवील सांस लेकर नक्काहत ज़दा लहजे में पानी मांगा। मैंने उसका सर उठाकर ग्लास उसके होंठों से लगा दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक घूंट पानी पीने लगा। अचानक मुझे जोनाथन का ख्याल आया। खुदा डीनू के चक्कर में मैं उसे भूल ही गया था।
उस कमबख्त के जिस्म में न जाने कौन सी बदरूह समा गई थी कि वो एक मर्तबा फिर उठने की कोशिश कर रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसकी कनपटी पर बेदर्दी से लात मारी। वो फिर फर्श पर आ गया। ग्लोरिया ने मासूमियत का मुजाहिरा किया। बोली, फर्स्ट एड बक्स लाऊं? मैंने अचानक उसकी गर्दन पकड़ ली और उस पर हल्का सा दबाव डाला। वो घुटी घुटी आवाज में बोली, कामरान छोड़ दो मुझे, वरना। मैंने हंसते हुए उसकी गर्दन पर दबाव मजीद बढ़ा दिया। कहा, वरना क्या? उसके गले से खरखराहट बुलंद होने लगी, आंखें उबल पड़ी और जिस्म का सारा खून सिमट कर चेहरे पर आ गया। वो बुरी तरह हाथ पांव मारने लगी। मैंने एकदम उसकी गर्दन छोड़ दी। वो लड़खड़ा कर दीवार से टिक गई। अपनी गर्दन मसलते हुए हैरत से मुझे देखने लगी। मैंने हंसकर कहा, अब लाओ फर्स्ट एड बॉक्स। उसकी हालत कुछ संभली तो वो बेफर कर बोली, ये क्या हरकत थी? मैंने कहा, मैं ये देख रहा था कि खुदा डीनू किस अजियत से दो चार हुआ होगा। वो भिन्ना गई, बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए? मैंने हंसकर कहा, वाह भाई वाह, मोहब्बत का दावा भी करती हो और हाल ये है कि मैंने जरा सी गर्दन दबा दी तो आग बगूला हो रही हूँ। खूब मोहब्बत है तुम्हारी। गुस्से के बावजूद ग्लोरिया बेख्तियार हंसने लगी। मैंने अब गौर किया कि हंसते हुए उसके गालों में बहुत खूबसूरत डिंपल पड़ते हैं। मुझे भी हंसी आ गई। हंसते हंसते ग्लोरिया की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो हंसी रोक कर बोली, तुम वाकई पागल हो, मोहब्बत को यूं आजमाओगे? मैंने संजीदगी से कहा, हर आदमी का अपना तरीका होता है। उसने अजीब से लहजे में कहा, अगर वाकई ये बात है तो लो दबा दो मेरी गर्दन। वो आंखें बंद करके मेरे सामने खड़ी हो गई। उसकी इस हरकत पर मैं बौखला गया, गोया वो वाकई मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी। सुबह तो मैं उसकी बातों को नशे की तरंग समझा था, इस वक्त तो वो होश में थी। मैंने कहा, बस रहने दो, मुझे यकीन आ गया कि तुमने जो कुछ कहा था सच कहा था। उसने आंखें खोल दी और मुस्कुरा कर बोली, तुम क्या समझते हो कोई इतनी आसानी से मेरा गला दबाएगा? तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस वक्त अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल ना होता। मुझे इस वक्त सिर्फ यही ख्याल था कि कहीं तुम मेरे हाथों जख्मी ना हो जाओ। मैंने हंसकर कहा, अच्छा, अब झेप मिटाने की जरूरत नहीं है, मैं मानता हूं कि। ग्लोरिया झुंझला कर बोली, कामरान, अगर तुम समझ रहे हो कि मैं झेप मिटा रही हूं तो एक दफा फिर मेरा गला दबाने की कोशिश करो। अभी खुद अंदाजा हो जाएगा कि मैं अपनी झेप मिटा रही हूं या सच बोल रही हूं। मैंने कहा, अच्छा छोड़ो इस बात को, तुम जरा रस्सी ले आओ। ग्लोरिया खामोशी से रस्सी लेने चली गई। जॉनथन अभी तक अंटा गफील पड़ा था, मगर सांस की आमदोरफ्त से अंदाजा हो रहा था कि उसकी हालत ज्यादा खराब नहीं है। वो खबीस न जाने किस मिट्टी का बना हुआ था। इस दौरान में खुदा टीनू भी उठकर बैठ गया। ग्लोरिया के जाने के बाद वो मुझसे बोला, आपने ठीक किया साईं, औरत और घोड़ी को जब तक चाबुक न पड़े वो राम नहीं होती। मुझे उसकी बात पर बेख्तियार हंसी आ गई। वो हम दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू तो समझा नहीं था, बस उसने मुझे ग्लोरिया का गला दबाते देखा था और अपने तौर पर न जाने क्या कुछ समझ बैठा। मैं जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि ग्लोरिया रस्सी लेकर आ गई। वो वक्फे वक्फे से अब भी अपनी गर्दन मसल रही थी। मैंने रस्सी लेकर जॉनथन को खूब अच्छी तरह बांध दिया। वो अब किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं था। उससे फारिग होकर मैंने खुदा डीनू से कहा, तुम्हारी तबीयत अगर ठीक हो तो मुझे खाने को दे दो, मैं कल रात से भूखा हूँ। खुदा डीनू फुर्ती से खड़ा हो गया, बोला, हाजिर साईं। फिर मुझे ख्याल आया और मैंने उससे कहा, ये तो बताओ कि राइफल के होते हुए इस मरदूद ने तुम्हें कैसे पकड़ा? वो बोला, बस साईं, गलती मेरी ही थी। पहले तो ये इधर उधर की बातें करता रहा और फिर। मैंने हैरत से कहा, बातें करता रहा? क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? खुदा डीनू बोला, नहीं साईं, मुझे तो अंग्रेजी का एक लफ्ज भी नहीं आता। ये मुझसे उर्दू में बात कर रहा था। इसकी उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं है मगर काम चला लेता है। मुझे याद आया कि आईजी साहब के बंगले पर जब मैंने जॉनथन को मुखातिब किया था तो उसने टूटी फूटी उर्दू में जवाब दिया था। मैंने खुदा डीनू से पूछा, ये तुमसे क्या कह रहा था? वो बोला, साईं, पहले तो इसने मुझसे ये पूछा कि मुझे तनख्वाह कितनी मिलती है। जब मैंने इसे बताया कि सिर्फ चौकीदारी के पैसे मिलते हैं, 2 वक्त खाना और साल में 3 जोड़े कपड़ों के मिलते हैं, तो ये अफसोस करने लगा कि यहाँ के वडेरे इंसान को इंसान नहीं समझते। सिर्फ 500 रुपये रोजाना तो उनके कुत्ते ही खा जाते हैं। इससे दुगने पैसों का पेट्रोल फूंक देते हैं और रोजाना 2-3 हज़ार की शराब पी जाते हैं। मुझे पहले तो उसकी बातों पर गुस्सा आया, मगर जब इसने मुझसे ये कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा, वहां तुम 500 रुपये रोज कमाओगे, तो साईं मैं भी लालच में आ गया। फिर ये इधर उधर की बातें करता रहा। बातें करते करते बोला, मुझे जरा उठा के बिठा दो। लेटे लेटे मेरी कमर में शदीद दर्द हो रहा है। मैं इसकी बातों में आ गया। राइफल एक तरफ रख कर इसे सहारा देने को कहा। बस इसने एकदम मेरी गर्दन पकड़ ली। मैंने कहा, आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। तुमसे जो कुछ कहा जाए बस उस पर अमल करो। आज तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि ग्लोरिया यहाँ आ गई, बार बार ऐसा नहीं होगा। खैर जाओ, अब कुछ खाने को लाओ, बहुत शदीद भूख लग रही है। वो चला गया तो मैंने ग्लोरिया से कहा, जाओ तुम उसका हाथ बटाओ, वरना मैं इतना भूखा हूं कि तुम्हें ही खा जाऊंगा। फिर मुझे फर्डिनेंड का ख्याल आया। मैंने ग्लोरिया से कहा, जरा उस मरदूद इटालियन की खबर भी ले लो। ग्लोरिया झुंझला कर बोली, तुम क्या अब यहाँ से नहीं हिलोगे? अब जॉनथन कुछ नहीं कर सकता। तुमने तो इसे ऐसा बांधा है
कि ये तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। मैंने चौंक कर पूछा, हाँ वो तैमूर और अली मुराद अभी तक नहीं लौटे? ग्लोरिया ने तंज से कहा, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया उन लोगों का, इस बारे में मुझे भी कुछ इल्म नहीं। मैं सोकर उठी तो वो दोनों मौजूद नहीं थे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं जरा फर्डिनेंड की खबर ले लूं, कहीं वो भी फरार होने का मंसूबा न बना रहा हूं। मैं उठता हुआ फर्डिनेंड के कमरे में चला गया।